चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स एकदम जीरो से, ठीक है। सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें भी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग नोट करें। हम लोगों के दिमाग में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ समझना। अच्छा, इंग्लिश के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर आपसे कोई सबसे पहला सवाल करता है व्हाट इज इंग्लिश, ठीक। बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है इंग्लिश क्या है, तो कोई कहता है सब्जेक्ट है, कोई कहता है कुछ है। एक्चुअली में ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो जैसे ही तुम बताओगे कि व्हाट इज इंग्लिश, तो तुम कहोगे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो तुरंत तुम्हारे ऊपर दूसरा सवाल लाद दिया जाएगा कि लैंग्वेज क्या है। जब तक बातें एकदम क्लियर नहीं हो जाए तब तक प्रश्न खत्म नहीं होते हैं। तो आपका आंसर सबसे पहले क्या होगा इसके बारे में? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। सिर्फ मैं बोल रहा हूं, आप लोग केवल सुनिए, ठीक है। जब मैं आपसे बोलूं रिप्लाई करने के लिए तो आप केवल साइलेंट वे में रिप्लाई करें। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ठीक। तो जैसे ही आपने कहा इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अगला क्वेश्चन तुरंत आपके सामने आगे खड़ा हो जाएगा कि ठीक है, आपने ये तो कह दिया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो फिर बताइए लैंग्वेज क्या होता है। पूछा जा सकता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज लैंग्वेज? पूछा जा सकता है आपसे। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि लैंग्वेज क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? जब मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कुछ बोल रहा हूं और आप कुछ सुन रहे हैं, और आप तक कोई ना कोई इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। फिर जब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप मुझसे पलट के पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो वो बात फिर मेरे तक पहुंचेगी, फिर मैं उसको समझूंगा, फिर मैं पलट के आपको क्या करूंगा, उसका आंसर दूंगा। तो जब मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं या आप लोग मुझसे कुछ पूछते हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में, इसका जो मीडियम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंग्वेज। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इसको थोड़ा और लंबा कर सकते हैं, बाय विच, जिसके द्वारा वी कैन कम्युनिकेट आवर थॉट्स, सेंटेंसेस, वर्ड्स, इटीसी। मतलब क्या? मतलब ये कि जो कुछ भी मेरे मन में चल रहा है, जो कुछ भी मेरा विचार है, जो कुछ भी मैं सोच रहा हूं, वो जब दूसरों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊंगा, सामने वाला मेरी बात समझ जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे? लैंग्वेज कहेंगे। तो लैंग्वेज का आंसर क्या होगा? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग इसको यहां पे भी छोड़ सकते हैं, इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, बाय विच वी कैन कम्युनिकेट आवर थॉट्स, आइडियाज, वर्ड्स, इटीसी। समझ में आई बात? अगर मान लो मैं इन दोनों सेंटेंसेस में से ये टीचर्स शब्द निकाल दूं, तो इसमें से निकाल दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका तो अरेंजमेंट ही गलत था। लेकिन अगर मैं इसमें से टीचर्स निकाल दूं, मोहन श्याम इंग्लिश, तो भी इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं। समझ में आई बात? देखो, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, 5वीं क्लास में, तीसरे क्लास में, चौथे क्लास में, 8वीं क्लास में, एक ही चीज, साइंस का कोई चैप्टर उठा के देख लो या सोशल साइंस का कोई चैप्टर उठा के देख लो, उसी चैप्टर में जो 5वीं क्लास में तुमने पढ़ा था, 6वीं 7वीं में उसी चैप्टर में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने को मिला था। अगर मैं 5वीं क्लास में सेल पढ़ाऊं तो सेल के बारे में सिर्फ इतना बताऊंगा कि सेल जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है।
लेकिन जैसे ही अगले क्लास में जाओगे तो पता चलेगा सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल दुनिया जहान होता है कि नहीं होता है। उसके बाद उसमें भी जाओगे तो उसमें भी पता चलेगा कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में का भी अपना एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो उसका एक सेल, उसका भी एक वाल होता है। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि चैप्टर एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन जैसे जैसे हम अलग अलग क्लासेस में जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। समझ में आई बात। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न और उठता है। कौन सा प्रश्न उठता है कि जब हम छोटी क्लास में होंगे तो हमें डेफिनेशन सिर्फ इतना बताया गया होगा, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर अगले क्लास में गए तो सिमिलर क्वेश्चन का एक और उसमें ऐड कर दिया गया लाइन, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस एंड दैट हैज एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। समझ में आई बात। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस का डेफिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटेंस का डेफिनेशन हो जाएगा। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज एट लीस्ट a subject and a verb arranged in a proper word order and gives a complete sense। ठीक, मैंने क्या लिखा, a sentence is a group of words that has at least a subject and a verb। एक सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। ठीक, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट हैज को अगर हम छोड़ दें, इसको शॉर्ट थोड़ा बना देते हैं, इसको आप ऐसे लिखिए, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको हैविंग। हम लोग सेंटेंस को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखो, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब अरेंज इन अ प्रॉपर मैनर। प्रॉपर वर्ड एंड यहां लगा दीजिए, नहीं एंड छोड़ भी दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एंड गिव्स अ कंप्लीट सेंस। चलिए, हाँ, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा, उसमें तुमने दो तीन चीजें ध्यान दी होंगी। पहला मैंने क्या लिखा, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स having a proper word order या having at least a subject and a verb। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। और फिर ये एक नया उसमें मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, क्या, वर्ड ऑर्डर। समझ में आई बात। फिर उसमें एक वर्ड हमने जोड़ दिया, क्या, कंप्लीट सेंस। ये दो तीन चीजों पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्या क्या उसमें मेन इंग्रेडिएंट है सेंटेंस में, सब्जेक्ट, ठीक, दूसरा वर्ब, तीसरा वर्ड ऑर्डर, चौथा कंप्लीट सेंस, ठीक, पांचवा अरेंजमेंट। चलो, अरेंजमेंट तो वर्ड ऑर्डर में ही आ जाता है। देखो, कई बार हम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि सेंटेंस, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक, लेकिन उसके पहले इन जो बातें उस निकल के आई हैं उस डेफिनेशन में से, उनको पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद ऑटोमेटिकली हमें आगे की चीज भी क्या होगी, समझ में आएगी। ठीक, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के कई अर्थ हैं। एक सब्जेक्ट का अर्थ विषय होता है, दूसरा कर्ता, तीसरा प्रजा, क्या होता है, प्रजा, हाँ, चौथा मुद्दा,
ठीक, अलग अलग जगहों पर एक ही शब्द के, तो वो अंग्रेजी में एक बहुत खासियत कह लो या जो भी कह लो, इसकी वर्सेटैलिटी कह लो। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिखा प्ले, क्या लिखा? प्ले। प्ले, प्ले का क्या मतलब होता है? खेल। इसके अलावा अब जरा गौर करिए, मैंने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका मतलब क्या होगा? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। लेकिन अगर मैं कहूंगा आई एम प्लेइंग द गिटार, तो मैं क्या गिटार खेल रहा हूं? ही इज प्लेइंग द म्यूजिक, क्या वो म्यूजिक खेल रहा है? तो फिर क्या मतलब होगा यहाँ पे? बजाना, बिल्कुल ठीक। और मैंने एक और सेंटेंस कहा आई सॉ अ प्ले, आई सॉ अ प्ले, मैंने क्या देखा? एक प्ले देखा। क्या देखा? प्ले। अब बताइए जरा यहाँ पे प्ले का अर्थ क्या होगा? नाटक। जो ड्रामा होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्ले। तुमने सुना है स्क्रीन प्ले? एक शब्द होता है स्क्रीन प्ले, पटकथा। जैसे बड़े बड़े फिल्म बनते हैं तो उसकी कहानी होती है, कहानी के पीछे की एक स्टोरी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीन प्ले। समझ में आई बात? उसको क्या बोलते हैं? पटकथा। अच्छा, नाटककार, शेक्सपियर का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। शेक्सपियर के बारे में क्या कहा जाता है कि ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट या प्लेरिट। ड्रामाटिस्ट, प्लेरिट, दोनों का मतलब क्या होता है? नाटककार। जैसे म्यूजिशियन को क्या बोलते हैं? संगीतकार। लिरिसिस्ट को गीतकार। समझ में आई बात? उसी तरीके से प्लेरिट या ड्रामाटिस्ट को क्या बोलते हैं? नाटककार। समझ में आई बात? यानी जो वो लिखता है, वो बनाता है। तो प्ले के कई अर्थ हो गए ना, एक हो गया खेलना, एक हो गया बजाना, और एक क्या हो गया? नाटक। अब एक चीज और है, प्ले के साथ आप कुछ और जोड़ दीजिए। ये तो प्ले भी अकेले है, प्ले फॉल्स, FALSE, प्ले फॉल्स। अब ये दो शब्द हो गए, लेकिन इसमें भी प्ले है ना। लेकिन जानते हो यहाँ पे प्ले का अर्थ इन तीनों में से कोई नहीं है। प्ले फॉल्स का मतलब होता है किसी को चीट करना, धोखा देना। समझ में आई बात? अब तुम यही सोचो कि शब्द तो एक ही था, लेकिन मीनिंग क्या था? अलग अलग था। तो जब शब्द एक है, मीनिंग अलग अलग है, इसका मतलब यह है कि इंग्लिश में एक ही शब्द के मल्टीपल मीनिंग पॉसिबल हैं। इन द सेम वे सब्जेक्ट के भी कई मीनिंग हो जाएंगे। सब्जेक्ट विषय, हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। ठीक। अब मान लो मैंने कहा कि एक तुम लोगों ने एडवर्टीजमेंट शायद देखा होगा, शेयर मार्केट का कभी एडवर्टीजमेंट देखा? म्यूचुअल फंड वगैरह का बहुत सारे हीरो हीरोइन प्रचार करते हैं म्यूचुअल फंड। अभी सचिन तेंदुलकर प्रचार करते हैं म्यूचुअल फंड का। वो अपने प्रचार में बोलते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। एक प्रचार आता है जिसमें एक औरत अपने बच्चे को क्रिकेट सिखा रही होती है, तो वो बोलते हैं कि भाई ये करियर बड़ा रिस्की है। तो वो कहते हैं कि भाई जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। फिर वहीं पे म्यूचुअल फंड की बात होती है और वो क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यानी म्यूचुअल फंड का जो बाजार है वो मार्केट के जोखिमों के अधीन है। यानी मार्केट में उथल पुथल होगी तो आपका शेयर भी क्या होगा? उथल पुथल करेगा। मार्केट बहुत अच्छा होगा तो शेयर आपका क्या होगा? ऊपर जाएगा, और मार्केट खराब होगा तो शेयर नीचे जाएगा। रोज दिन न्यूज पे अगर तुम लोग थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स पे ध्यान दो तो हम लोग देखते हैं ना, शेयर मार्केट आज इतना पॉइंट उठ गया, इतना पॉइंट गिर गया, डॉलर आज इतना बढ़ गया, इतना गिर गया। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या है? सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मान लीजिए कि अभी अर्थव्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाई हुई है तो शेयर मार्केट भी डाउन चल रहे हैं, बहुत सारी चीजों के प्राइस गिर गए हैं, बहुत सारी चीजों के प्राइस बढ़ गए हैं। तो ये सब किस चीज पर निर्भर करता है? और तुमको एक और, चूंकि तुम लोग इस लेवल पे पहुंच गए हो कि तुम लोगों को मैं इन सब चीजों से अवगत करा सकूं। देखो दो चीजें बिल्कुल अपोजिट चलती हैं। तुम लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, और ये घट रहा है तो। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल जस्ट लाइक अ लिफ्ट। लिफ्ट क्या करता है? ये अगर ऊपर जाएगा तो ये वाला पोर्शन नीचे जाएगा, और ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा तो ये। एक होता है जिसमें आदमी खड़े होते हैं और एक उसके ठीक पीछे भारी वजन रहता है, कि वो वजन जब नीचे की तरफ बढ़ेगा तो आदमियों को ऊपर की तरफ खींचेगा। मतलब एक रस्सी है समझ लो पुली पे, एक रस्सी नीचे खींच रहा है तो उसका दूसरा भाग ऊपर भाग रहा है, फिर इधर से रस्सी खींच रहा है तो ये भाग क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है। इन द सेम वे मार्केट में कुछ चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, कुछ चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल जानते हो?
जो पेट्रोलियम होता है, और एक होता है सोना चांदी। इन दोनों में क्या अंतर है? एक का रेट घटेगा तो दूसरे का रेट बढ़ जाएगा, और फिर दूसरे का रेट घटेगा तो एक का रेट बढ़ जाएगा। ठीक, ऐसे ही समझ लो। बिल्कुल, हम लोग जब पढ़ेंगे सोशल साइंस एसएसटी, उसमें भी इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट के दो डेफिनेशन होते हैं। एक, जब मैं कोई अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक, तो पढ़ाने वाला कौन हुआ? मैं। तो पढ़ाने वाला मैं हूं, इसका मतलब यहां पे काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। जब सेंटेंस में एक्शन होता है तो एक्शन को परफॉर्म करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। अब इसी से कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेटेड एक वर्ब है। वर्ब को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। देखो, ये मैं बेसिक्स में समझा रहा हूं, बाकी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। वर्ब 3 प्रकार के होते हैं: एक्शन, पोजीशन और बीइंग। इसको स्टेट ऑफ बीइंग भी आप कह सकते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब को मैंने कितनी कैटेगरी में रखा? 3। एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। जब भी मैं कोई कार्य करूंगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो गया? काम हो गया। पोजीशन, मान लीजिए ये बोर्ड मेरा है, ये घर मेरा है, ये क्लासरूम मेरा है, वो किताब कॉपी तुम्हारी है। आई बात समझ में? तो ये घर किसके पोजीशन में है? मेरे। और वो किसके पोजीशन में है? तुम्हारे। तो अधिकार बताना, एक तो एक्शन बताना और दूसरा अधिकार बताना। और तीसरा, मैं शिक्षक हूं, तुम विद्यार्थी हो, मैं खड़ा हूं, तुम बैठे हो, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई खुश है, कोई दुखी है। समझ में आई बात? ये सारी क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है। यानी किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर अवस्था, वो क्या है, कौन है, कैसा है, क्यों है, किस रंग का है, किस आकार का है, किस प्रकार का है, ये सारी चीजें क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग। समझ में आई बात? कोई वस्तु किसकी है, किसके अधिकार में है, ये हो गया पोजीशन। और कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ये हो गया क्या? एक्शन। समझ में आई बात? तो इसी एक्शन वाले पार्ट में ये डेफिनेशन फिट होता है। इस एक्शन वाले में कौन सा डेफिनेशन फिट होता है? कि जो व्यक्ति कार्य को करता है उसे कर्ता कहा जाता है। यानी द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। समझ में आ रही बात? द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कब? जब सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा हो तो। समझ में आएगा? देखो, इन सारी डेफिनेशंस को भी हम लिखेंगे नहीं, अभी सिर्फ समझेंगे, फिर मैं लिखवा दूंगा एक एक चीज करके। तो पहली बात, वर्ब 3 कैटेगरी में हो गया, एक्शन, पोजीशन और बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग या बीइंग भी बोलिए। तो जब आप एक्शन की बात करेंगे तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जो एक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक, उसमें भी एक और एक्स्ट्रा रूल है कि एक्शन को परफॉर्म कौन कर सकता है? कोई नॉन लिविंग की लिविंग। अच्छा, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या ये बोर्ड खुद से तुमको पढ़ा सकता था? नहीं। ये चौक खुद से लिख सकता था? नहीं। यानी कि जब भी सेंटेंस में वर्ब एक्शन वाला होगा तो 99.9% जो सब्जेक्ट होगा एक लिविंग बीइंग होगा, एक व्यक्ति होगा। समझ में आई बात? लेकिन इन दोनों चीजों में जो सब्जेक्ट होगा वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। अच्छा, मैं बात अपने बारे में भी कर सकता हूँ, बात इसके बारे में। ये चौक कैसा है? व्हाइट है। ये चौक कैसा है? ब्लू है। ये चौक कैसा है? पिंक है। और ये चौक कैसा है? येलो है। समझ में आई बात? ये क्या है? डस्टर है। समझ में आई बात? ये किस चीज का बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। तो मैं निर्जीवों के बारे में भी तो बात कर सकता हूँ ना। ठीक, तो मैं अपनी भी बात कर सकता हूँ, निर्जीवों की भी बात कर सकता हूँ। तो जब स्टेट ऑफ बीइंग की बात होगी तो सब्जेक्ट एक निर्जीव या एक सजीव, यानी एक लिविंग और एक नॉन लिविंग कोई भी हो सकता है। पोजीशन की भी बात करूंगा तो भी नॉन लिविंग और लिविंग कोई भी हो सकता है। लेकिन जब एक्शन की बात करता हूं तो सब्जेक्ट हमेशा एक लिविंग बीइंग ही होता है। समझ में आई बात? क्योंकि एक्शन कौन करेगा जरा बताओ तो? तुम लिखने का काम कर सकते हो, मैं बोलने का, पढ़ाने का काम कर सकता हूं। आई बात? समझ में? लेकिन कोई नॉन लिविंग क्या अपने मन से कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो जब भी सब्जेक्ट की बात आती है तो उसको 3 तरीके से डिफाइन किया जाता है और वो तीनों तरीके वर्ब पे निर्भर करते हैं। वर्ब एक्शन वाला होगा तो डूअर ऑफ द एक्शन विल बी कॉल्ड सब्जेक्ट। अगर पोजीशन और बीइंग होगा तो जिसके बारे में हम सेंटेंस में डिस्कशन कर रहे हैं वही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। यानी पॉइंट ऑफ डिस्कशन,
जिसके भी बारे में हम बात करेंगे। डूअर मतलब जो काम को कर रहा है, डू माने करना, डूअर मतलब करने वाला, टीच मतलब पढ़ाना, टीचर मतलब सुनाने वाला। डूअर हाँ जी, डूअर, DOER, DOER। ये आगे चल के तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा देखो एक चीज यहाँ पे तुमने किया तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं। टीच मतलब पढ़ाना, इसमें ER लगा दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टीचर पढ़ने वाला, सॉरी पढ़ाने वाला। रीड, इसमें ER लगा दो, रीड मतलब पढ़ना, रीडर मतलब पढ़ने वाला। समझ में आई बात? उसी तरीके से डू मतलब करना, और इसमें भी ER लगा, करने वाला। तो डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को करने वाला। ठीक, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट दो तरीके से पता लगाया जा सकता है। अगर एक्शन होगा तो डूअर ऑफ द एक्शन विल बी कॉल्ड द सब्जेक्ट, और अगर पोजीशन और बीइंग बताया जाएगा तो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? हाँ, तो हम लोगों ने दो चीजें क्लियर की। वर्ब 3 कैटेगरी में होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। तो सेंटेंस के डेफिनेशन की दो बातें क्लियर हो गई कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। ठीक है, हाँ, मैं अभी जब वर्ड ऑर्डर आपको अलग से पढ़ाऊंगा उस वहां पे इस चीज को फिर से क्लियर करूंगा कि क्या क्या चीज रहेगी और क्या क्या चीज नहीं रहेगी, तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा पॉइंट है वर्ड ऑर्डर, जिसपे हम लोग एक सेपरेट क्लास करेंगे कल। वर्ड ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर का मतलब किसी को ऑर्डर देना, किसी को देखो यहीं पे यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हुआ ना, इसने कुछ और बोला, तुमने कुछ और बोला। ऑर्डर के दो अर्थ होते हैं, एक होता है आदेश और एक होता है क्रम। ठीक, देखो इंग्लिश में एक ही शब्द दो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, वाटर। वाटर का अर्थ क्या होता है? पानी। अगर मान लो मैंने कहा आई ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, तो मैं प्रतिदिन 2 गिलास पानी पीता हूं। ठीक, लेकिन अगर मैं कहूं आई एम वाटरिंग माई प्लांट्स, तो इसका मतलब क्या है? प्लांट्स को पानी दे रहा हूं। ठीक, तो देखो जब मैंने इसको एज ए नाउन यूज किया तो इसका अर्थ हो गया पानी, और जब इसको एज ए वर्ब यूज किया तो हो गया क्या? पानी देना, सिंचाई करना। सर वाटरिंग ऑफ द प्लांट नहीं, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट। मैं पौधों को पानी, वाटरिंग मतलब पानी देना। जी, पानी देना, पौधों को पानी दे रहा हूं। वाटरिंग समझ में आई बात? जैसे इरिगेशन समझते हो, सिंचाई। जैसे मान के चलिए मैं, मान लो ये मेरा खेत है, ठीक है, मैंने इसमें ना पौधे लगाए हैं चारों तरफ और मैं प्रतिदिन इसको पानी देता हूं पौधों को, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बनूंगा? आई वाटर माई प्लांट्स एवरी डे। मैं प्रतिदिन पौधों को क्या करता हूं? पानी देता हूं। देखो क्या होता है ना, जब तक हम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज को विस्तृत रूप में जान नहीं लेते, हम हर छोटी चीज पे कंफ्यूज होंगे। और कंफ्यूजन होना अच्छी बात है। तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा इसका मतलब तुम सीख नहीं रहे हो। तुमको कंफ्यूजन कब हो रहा है? जब तुम ध्यान दे रहे हो, यार ये कैसे, तो तुम्हें लगा ना, अरे वाटरिंग कैसे हो गया। तो वाटर अंग्रेजी में यही बहुत कलाकारी है कि किसी भी शब्द को, या मैक्सिमम बहुत ऐसे शब्द हैं, किसी भी शब्द को नहीं कहेंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका यूज अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है। एक ही शब्द नाउन भी हो जाता है, वर्ब भी हो जाता है, एडजेक्टिव भी हो जाता है, प्रोनाउन, कुछ भी। अच्छा अगर तुमसे मैं पूछूं, एक एग्जांपल देंगे, आई जानते हो? आई, आई क्या है? पार्ट, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा? आई का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ तो। नाउन भी हो जाएगा। नॉर्मली आई एक प्रोनाउन है ना जी, है? आई एम अ टीचर, मैं लिख सकता हूं कि नहीं? आई एम अ टीचर, बोलिए, लिख सकता हूं ना मैं? अब मुझे एक बात बताओ, आई एम अ टीचर में आई किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जो व्यक्ति टीचर है उसके लिए। बोलो, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, आई के साथ हमने क्या लगाया? एम। क्या आई के साथ इज लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता है ना। आई इज अ प्रोनाउन। क्या ये सेंटेंस गलत है? जरा मुझे बताइए। सही है। राम इज अ बॉय, राम इज अ
बॉय। उसी तरीके से आई इज अ Pronoun. राम इज अ बॉय का मतलब क्या हो गया? राम एक लड़का है। उसी तरीके से आई क्या है? Pronoun है। इस आई और इस आई में फर्क है। ये आई अपने लिए नहीं बल्कि इस टीचर के लिए प्रयोग किया गया है। मैं एक शिक्षक हूँ, एक व्यक्ति है जो शिक्षक है और वो बता रहा है कि मैं क्या हूँ? शिक्षक हूँ। उसने अपना नाम नहीं लिया, अपने नाम के बदले उसने क्या यूज किया? आई। इसलिए आई एक पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। प्रॉपर नाउन के बदले यूज किया हुआ प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। फिर से समझ लो, प्रॉपर नाउन के बदले यूज किया हुआ प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आई किसी और के लिए इस्तेमाल किया गया है कि खुद के लिए? खुद के लिए। मैं यहाँ पे मैं टीचर की बात कर रहा हूँ, जबकि यहाँ तो खुद आई के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एक क्या है? प्रोनाउन है। मैं यहाँ आई की जगह यू भी लिख सकता हूँ। यू इज अ प्रोनाउन। समझ के बात को? दे इज अ प्रोनाउन। यानी यहाँ पे प्रयोग हुआ शब्द अपने लिए प्रयोग किया गया है। तो जो शब्द यहाँ पे आएगा और अपने लिए प्रयोग होगा उसे हम लोग नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। और जो यहाँ आएगा और वो किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के बदले प्रयोग होता है उसको प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। प्रोनाउन वो जो दूसरे के बदले आए, नाउन वो जो खुद के लिए है। समझ में आई बात? तो ये अंतर तुम्हें पता चला कि एक ही शब्द था लेकिन इसके दो बार दो अलग अलग अर्थ हो गए, या यूं कहो कि दो बार दो अलग अलग तरीके से। यहाँ आई का अर्थ मैं है, लेकिन यहाँ आई का अर्थ सिर्फ आई है क्योंकि ये नाउन की तरह प्रयोग किया गया है। समझ में आई बात? तो तुमने जो देखा कि किसी भी शब्द को अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसका अर्थ या उसका जो भी यूज है प्रयोग करते हैं। अब देखिए, वर्ड ऑर्डर की बात करते हैं। मैंने कहा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। कर्म नहीं, क्रम। और वर्ड का मतलब होता है शब्द। अभी आपने पढ़ा ना, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। तो क्या, अच्छा एक चीज बताओ, हमें घर बनाना है। हमने एक ट्रक गिट्टी, एक ट्रक बालू, एक ट्रक सीमेंट और सब सारी चीजें एक जगह फील्ड में इकट्ठा करके रख दी। तो क्या घर तैयार? उसको अरेंज करेंगे ना तरीके से, किस चीज को कहाँ यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, तब वो जाके घर बनेगा ना। तो वैसे ही समझिए कि शब्दों को एक जगह इकट्ठा करके रख देने से वो वाक्य नहीं हो जाते हैं, बल्कि उनको क्या करना पड़ता है? सजाना पड़ता है। और उसी को अगर सीख जाओगे तो बड़े से बड़े सेंटेंस को तुम लिख सकते हो। उसी को हम लोग अभी जस्ट आगे पढ़ेंगे वर्ड ऑर्डर में। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? सेंटेंस के 3-4 पार्ट्स होते हैं। एक तो वर्ड हो गया, एक फ्रेज हो जाता है, एक क्लॉज हो जाता है। तो पहले इसको डिस्कस कर लेंगे और तब मैं तुम लोगों को बताऊंगा। अब ये रही बात कंप्लीट सेंस की, ये भी उसी समय क्लियर होगा। कंप्लीट सेंस का मतलब क्या? जो मैंने कहा वो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। सिंपल। अच्छा मान लो मैंने कहा नदी में, नदी में, तो तुम्हें पूरी बात समझ में आ गई क्या? नहीं। छत पर, तो पूरी बात समझ में आ गई? नहीं। ठीक है। मैं कहूंगा बंदर छत पर है, समझ में आया कि नहीं? बंदर छत। हाँ। मछली नदी में है, समझ में आया कि नहीं? तो नदी में ये हमें कुछ तो मीनिंग दे रहा है लेकिन पूर्ण मीनिंग नहीं दे रहा था। तो यही समझना है, फ्रेज में क्लॉज में अंतर। कंप्लीट सेंस कब माना जाएगा और कंप्लीट सेंस कब नहीं माना जाएगा। अच्छा यदि तुम कल आते तो, और इतना बोलकर चुप हो जाऊंगा, तो तुम्हें बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पे ये वाक्य जैसा दिखते हुए भी वाक्य नहीं है क्योंकि इससे पूरी बात समझ में नहीं आ रही। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ड ऑर्डर, पहले सेंटेंस के पार्ट्स और तब वर्ड ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप लोगों को छोटे छोटे टुकड़े वाले वर्ड्स को लिखना प्लस हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। यानी 3-4-5 क्लास जब हम लोग पहुंचेंगे तो बेसिक्स एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं, जब हम लोग मेजर ग्रामर के अंदर एंट्री मारेंगे उससे पहले ही मैं आपको पूरे ग्रामर का एक ओवरव्यू दिखा दूंगा। मैं जब वर्ड ऑर्डर में पहुंचूंगा तो पूरे ग्रामर का एक एक पार्ट इसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि देखिए कैसे कैसे कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां पे किस तरह इस्तेमाल होता है। समझ में आएगा? तो ये एक्चुअली में कहा जाता है कि बेसिक है, लेकिन मैं इसको बेसिक नहीं, मैं इसको फंडामेंटल कहता हूं कि इस नॉलेज पे ही तुम्हारा सारा नॉलेज क्या है, निर्भर है। समझ में आई बात? इतना समझ में आ रहा है? कुछ और लिखना है?